नमस्कार। आप सभी का एसआर आदर्श स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज से यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही हैं और 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान की विशेषता, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता है कि भारत का संविधान है जो विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान है, यानी विश्व के जो लिखित संविधानों में से भारत का संविधान सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। और फिर है कि मूल संविधान का मतलब यह हुआ कि जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और इसमें 22 भाग थे। और अभी इसमें वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। और जो 8 से बढ़कर के 12 अनुसूचियां हुई हैं, इसमें एक है 9वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची होती है, इसको पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। और फिर 10वीं अनुसूची, और इस 10वीं अनुसूची को यानी 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची 1992 के अंदर 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। और जो 12वीं अनुसूची है उसको भी 1992 के अंदर है, जो यानी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। तो अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं है, मूल संविधान में नहीं थी, बाद में जोड़ी गई। और सर आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने भारतीय संविधान को विश्व का सबसे विशाल संविधान कहा है, और जो अमेरिका का संविधान है वो भी मैंने बताया कि विश्व का सबसे पहले लिखित संविधान है और सबसे छोटा भी है। तो इसमें क्योंकि 7 अनुच्छेद है, और कनाडा के संविधान में 153 अनुच्छेद है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है, यानी और अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद है। कुल मिलाकर के सभी के भारत से कम है, यानी छोटे संविधान है। और अब तक इसमें 104 संविधान संशोधन अधिनियम हो चुके हैं, यानी भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन हुए हैं वो 104 हो चुके हैं। और जो 104वां संविधान संशोधन है ये 2019 में हुआ था, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि एसटी और एससी को जो विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिला हुआ है उस आरक्षण की अवधि को बढ़ा करके अगले 10 वर्षों तक बढ़ा दिया गया है। पहले यह अवधि 95वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाई गई थी, जो 25 जनवरी 2020 में पूर्ण हो गई थी। और अब 104वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको बढ़ा करके 25 जनवरी 2030 कर दिया गया है। अब ये दूसरी जो विशेषता है वो है कि संसदीय शासन व्यवस्था, यानी संसदीय शासन व्यवस्था के अंदर जो कार्यपालिका शक्ति होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है। और जो कार्यपालिका शक्ति है वो है एक वास्तविक होती है और एक नाम मात्र की होती है। और वास्तविक होती है ये तो होती है मंत्री परिषद जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है, उनके पास में वास्तविक शक्ति होती है। जबकि नाम मात्र की शक्ति भारतीय संदर्भ में बताऊं तो राष्ट्रपति के पास में होती है। और ये जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है वो केंद्र और राज्य दोनों में अपनाई गई है। और ये जो संसदीय शासन व्यवस्था है भारत के संविधान में इंग्लैंड से अपनाई गई है। इसीलिए जो भारत का राष्ट्रपति है, इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान केवल नाम मात्र का ही प्रदान होता है। फिर है वास्तविक कार्यपालिका जो शक्ति है जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, और उन प्रतिनिधियों से ही मंत्री परिषद बनती है। उस मंत्री परिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, उनके पास में वास्तविक शक्ति होती है। और ऐसा ही संविधान के अनुच्छेद 75(3) में लिखा गया है। और 75(3) के अनुसार है कि जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका में भी लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो तीसरी विशेषता है वो है मौलिक अधिकार, यानी कि मूल अधिकार में प्रत्येक जो भारतीय नागरिक हैं उनको जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत के मूल संविधान में इन मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो 7 थी, और वर्तमान में ये 6 है।
और ये जो मौलिक अधिकार है इनका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। यानी कि इनका उल्लेख भाग 3 और भाग 3 के अंदर है 12 से 35 तक किया गया है। और ये जो मौलिक अधिकार 7 थे और वर्तमान में 6 है, इनमें से एक संपत्ति का अधिकार था जिसको हटा दिया गया है। और 6 जो मौलिक अधिकार है वो इस प्रकार है। पहला अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, और ये जो समानता का अधिकार है इनका उल्लेख है आर्टिकल 14 से 18 तक। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार है ये है आर्टिकल 19 से 22 तक। यानी पहला समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक है। और तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका उल्लेख है आर्टिकल 23 से 24 में। और उसके बाद में आती है धर्म से संबंधित यानी धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है आर्टिकल 25 से 28 में। और फिर है जो यानी कि पांचवा अधिकार है शिक्षा और संस्कृति से संबंधित है। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है इसका उल्लेख है आर्टिकल 29 से 30 में। और छठा जो मौलिक अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है इसका उल्लेख है आर्टिकल 32 में। तो ये जो पहले 7 अधिकार थे वर्तमान में 6 है, इनमें से अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 29 से 30 तक है और फिर 32 में सीधा। तो आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 इन दोनों के अंदर संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था। संपत्ति के अधिकार का उल्लेख था जिसको 44वां एक अमेंडमेंट होता है यानी संविधान संशोधन होता है 1978 में। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। और वर्तमान में ये जो अधिकार है केवल कानूनी अधिकार है, यानी कानूनी अधिकार के तहत आर्टिकल 300 में इसका उल्लेख है। अभी जो अपन ने तीसरी विशेषता पढ़ी थी मौलिक अधिकार, यानी कि मौलिक अधिकार था वो मौलिक अधिकार यानी वाद योग्य है। वाद योग्य का मतलब यह हुआ कि यदि आपके मौलिक अधिकारों का किसी के द्वारा हनन किया जाता है तो आप उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर कर सकते हो। यदि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करोगे 5 प्रकार की याचिकाएं दायर होती हैं। वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और आर्टिकल 226 के तहत है आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो। यानी मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब यह हो गया कि आप उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का सहारा ले सकते हो। फिर जो ये चौथी विशेषता है वो मौलिक कर्तव्य है। और ये जो मौलिक कर्तव्य है इनका समावेश भारतीय संविधान में रूस से यानी कि ये मूल कर्तव्य है रूस के संविधान से अपनाए गए हैं। और मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश नहीं था। यानी कि मूल संविधान की बात करें तो जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन भारत के संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इनको बाद में जोड़ा जाता है। और इनका जो उल्लेख है संविधान के भाग 4 के और अनुच्छेद 51 में किया गया है। और फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर
एक 42वां संविधान संशोधन होता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, यानी मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, और इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भी 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, तब वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है, और जो 11वां मूल कर्तव्य है वो है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वें मूल कर्तव्य में यह था कि आप 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का जो अवसर है, बच्चों के अभिभावक या उनके संरक्षक है वो उनको अवसर प्रदान करेंगे, ऐसा उल्लेख था। और ये जो अभी वीडियो बना रहे हैं ये सभी स्टूडेंट्स हैं, अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से नोट्स बनाए। जो आपकी 5वीं विशेषता है वो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और इन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब यह होता है कि सरकार जो भी योजनाएं बनाएगी उसका अधिकांश लोगों का हित हो, यानी अधिकतम लोगों को उसका फायदा पहुंचे, इस प्रकार से कार्य करेगी सरकार। और इन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका उल्लेख है संविधान के भाग 4 में किया गया है, और अनुच्छेद 36 से 51 तक इन नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है अवाद योग्य है। अभी जो हमने तीसरी विशेषता पढ़ी थी और तीसरी विशेषता के अंदर मौलिक अधिकार पढ़े थे, मौलिक अधिकारों में पढ़ा था कि मौलिक अधिकार वाद योग्य है, यानी कि उनके खिलाफ में आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर सकते हो जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो। जबकि नीति निर्देशक तत्व है अवाद योग्य है, इसका मतलब यह है कि आप नीति निर्देशक तत्व के खिलाफ में या राज्य सरकार के नीति निर्देशक सिद्धांतों के खिलाफ में आप किसी भी प्रकार की कोई याचिकाएं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं कर सकते हो। और ये जो नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से अपनाए गए, और नीति निर्देशक तत्व है एक आयरलैंड के संविधान में और एक भारत के संविधान में ही है। मेरा ऑस्टिन नाम का एक विद्वान था, और इस ऑस्टिन ने इन सिद्धांतों को राज्य की आत्मा कहा है। जो 6 नंबर की विशेषता है कि वैश्विक मताधिकार। वैश्विक मताधिकार से तात्पर्य यह है कि वो निश्चित आयु जिसको प्राप्त करने के बाद में आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो भारत के जो मूल संविधान में इस वोट देने की आयु यानी मताधिकार, मत का अधिकार, इसकी आयु थी 21 वर्ष, यानी कि मूल संविधान में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, जिसको घटा करके अब 18 वर्ष कर दिया गया, और इसको घटाया जाता है 61वां अमेंडमेंट होता है, यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में, यानी अनुच्छेद 326 में संशोधन होता है, और इसमें संशोधन करके इसकी न्यूनतम आयु है उसको 18 वर्ष कर दिया गया, यानी कि पहले 21 वर्ष थी और अब 18 वर्ष कर दी गई है। और यह जो 18 वर्ष है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा की गई है। और अभी है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त भारतीय नागरिक यानी प्रत्येक भारतीय नागरिक को बिना किसी भेदभाव के, यानी कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और जिनकी आयु 18 वर्ष हो गई है और वो भारतीय नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, यानी मताधिकार का अधिकार है। 7वीं विशेषता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह होता है कि किसी भी धर्म विशेष को राजधर्म, इसका अर्थ यह हुआ है कि कोई भी राज्य सरकार किसी भी धर्म को उसका राजकीय धर्म नहीं मानेगी, यानी राजधर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करेगी, यानी कि राज्य सरकार का कोई राजकीय धर्म नहीं होगा, और धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जाएगा। और मूल संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, यानी कि जिस समय संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान में पंथ निरपेक्षता जैसे शब्द का उल्लेख नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया।
थैंक यू। ये जो आज के लिए इतना ही, और जो आगे का वीडियो है वो अगले वीडियो में देखना।